नमस्कार, जय हिंद। जैसा कि आपको विदित है कि पिछले 2 या 3 दिन पहले ही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के ब्लूप्रिंट को जारी कर दिया है, जिसमें यदि हम बात करें कक्षा 10वीं की तो मैथ सब्जेक्ट में यदि हम ब्लूप्रिंट पर देखें तो अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4 और अध्याय 5 को मिलाकर उन्होंने एक यूनिट बना दी है। जैसा कि हमने यहाँ से लिख रखा है पहले से सिलेबस को, तो यहाँ जो उन्होंने पूछा है कि 1, 2, 3, 4, 5 अर्थात हमारी वास्तविक संख्या है। अध्याय 1 दूसरा अध्याय बहुपद है, अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण, अध्याय 4 द्विघातीय समीकरण और अध्याय 5 समांतर श्रेणियाँ। जैसे कि हमें मालूम है कि इन अध्यायों से कुछ कुछ सिलेबस को भी अलग किया गया है और उन्होंने इन अध्यायों को मिलाकर टोटल जो है, यहाँ से 1 अंक के प्रश्नों की बात की जाए तो यहाँ से 1 अंक के प्रश्न पूछे जाने हैं 10 प्रश्न जो होंगे वस्तुनिष्ठ टाइप के होंगे। 3 अंक के प्रश्न जो होंगे वो होंगे हमारे 3 और इसी तरीके से 4 अंक की बात करें तो 4 अंक के प्रश्न होंगे हमारे 4। तो उन्होंने अध्याय 1 से लेकर 5 तक के अध्यायों को इस तरीके से बांट दिया है कि 1 अंक के प्रश्न 10 आएंगे, वस्तुनिष्ठ 10 प्रश्न होंगे, 3 अंक के प्रश्न 3 ही होंगे और 4 अंक के प्रश्न 4 ही होंगे। तो यहाँ से उन्होंने 2 अंक के जो प्रश्न पूछे जाते थे उनको अलग कर दिया गया है। तो इस तरीके से हम अध्याय 1 के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम सबसे पहले हल करेंगे, फिर 2, फिर 3, इस तरीके से हम 5 अध्यायों को हम कंप्लीट करेंगे और इस तरीके से एक यूनिट के अंतर्गत जो प्रश्न आने हैं उन सभी प्रश्नों को, महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लेक्चर में हल करेंगे। तो आज हम लेके आए हैं अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स हैं, उनसे हम 2 प्रश्न लेके आए हैं। इस लेक्चर में हम इन प्रश्नों को हल करते हैं। यहाँ पर जैसा कि पहला प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। और दूसरा प्रश्न हमने लिया है संख्याओं 26 और 91 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हम इन 2 प्रश्नों को हल करते हैं। तो पहला प्रश्न जो दिया गया है हम उसको देखते हैं, पहला हल करते हैं इसको। यदि हम यहाँ पर देखें तो संख्याएं क्या दी गई हैं, संख्याएं क्या है 96 और 404। यदि हम इनके अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है तो हम सबसे पहले हम 96 के अभाज्य गुणनखंडों को ज्ञात करते हैं। तो हम चूंकि जानते हैं कि 96 के यदि अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो सबसे पहले हम किसका भाग देंगे, 2 का देंगे। 2 से 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से भाग चला जाएगा तो 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, फिर 2 से भाग चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग चला जाएगा, 2 छः 12, फिर 2 से भाग चला जाएगा, 2 तिया 6 और फिर 3 से भाग चला जाएगा, 3 एकम 3। तो इस तरीके से हमें 96 के जो अभाज्य गुणनखंड मिलते हैं वो कितने मिलते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 बार। 2 कितनी बार आया हुआ है यहाँ पर, 5 बार। तो क्या हम 2 के ऊपर 5 की घात लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं 96 बराबर 2 के ऊपर 5 की घात गुणित, यहाँ 3 कितनी बार आया हुआ है, 1 बार आया हुआ है, इसलिए हम लिख सकते हैं 3 के ऊपर 1 की घात, या नहीं भी लगा सकती हैं। तो इस तरीके से हमें 96 के जो अभाज्य गुणनखंड मिले वो 2 के ऊपर 5 की घात गुणित 3 के ऊपर 1 की घात। इस चीज़ को हमें रफ में करना है इसको। इसी तरीके से है यदि हम देखें 404, यदि हम 404 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो सबसे पहले हम 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, 0, 2 दूनी 4, 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 0, 2 एकम 2। अब देखते हैं यहाँ पर 101 में सिर्फ 101 का ही भाग जाएगा, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 101 एकम 101। तो इस तरीके से हमें जो 404 है उसके अभाज्य गुणनखंड क्या मिलते हैं, यहाँ पर 2 कितनी बार आया हुआ, 2 बार आया हुआ, तो हम लिख सकते हैं 2 के ऊपर 2 की घात गुणित 101 1 बार आया हुआ तो 101 के ऊपर 1 की घात या 101 लिख सकते हैं। अब हमें इन दोनों संख्याओं का 96 और 404 जो थी उनका हमें निकालना है एचसीएफ। तो यहाँ सबसे पहले हम एचसीएफ की बात करें कि एचसीएफ होता क्या है। तो एचसीएफ जो होता है, संख्याएं जो हमें दी गई हैं, संख्याओं में जो प्रत्येक
अभाज्य गुणनखंड हैं, जो प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड हैं, उनमें से जो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड हैं, उन उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात जो होगी, उनके गुणनफल को हम क्या कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं। तो देखें, जैसे यहाँ पर हम देखें इन दोनों संख्याओं में उभयनिष्ठ क्या है, तो यहाँ उभयनिष्ठ हमारा 2 है। संख्या 2 जो है 96 में भी है, 404 में भी है, लेकिन संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात क्या देखना हमें, सबसे छोटी घात। तो यहाँ 2 के ऊपर 5 की घात है, यहाँ 2 के ऊपर 2 की घात है, तो हम 2 के ऊपर 2 की घात को लेंगे। केवल हमें क्या देखना है, जो उभयनिष्ठ हैं हमें उनको ही बस देखना है एचसीएफ में, क्योंकि जो एचसीएफ होता है हमारा महत्तम समावर्तक होता है, उसकी परिभाषा होती है कि संख्याओं में उभयनिष्ठ प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात का गुणनफल जो होता है वो हमारा एचसीएफ कहलाता है। तो यहाँ तो उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ 2 ही है और उसकी छोटी घात क्या है, 2 के ऊपर 2 की घात। तो इस तरीके से हमारा जो एचसीएफ होगा 2 के ऊपर 2 की घात अर्थात क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यदि हम इसी प्रश्न में थोड़ा सा और आगे बढ़ा लें, यदि इसी प्रश्न में यदि हमसे एलसीएम पूछा जाता है कि एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम जो होता है उसकी डेफिनेशन ये होती है कि जो संख्याएं हैं, संख्याओं के जो अभाज्य गुणनखंड हैं, संख्याओं से संबंधित जो अभाज्य गुणनखंड हैं, उनमें हमें उभयनिष्ठ नहीं देखना, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल जो होता है वो हमारा एलसीएम होता है। तो यहाँ हमें देखना है उभयनिष्ठ नहीं, हमें उभयनिष्ठ से मतलब नहीं है, हमें क्या करना है कि संख्याओं से संबंधित जो प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड है उनकी सबसे बड़ी घात का गुणनफल। तो यहाँ देखें कि 2 के ऊपर 5 की घात, 2 के ऊपर 2 की घात है, लेकिन बड़ी घात क्या है, 2 के ऊपर 5 की घात। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 के ऊपर 5 की घात गुणित, अब हमने बोला कि प्रत्येक जो अभाज्य गुणनखंड है उसकी सबसे बड़ी घात, तो यहाँ पर 3 है और 3 तो कहीं है ही नहीं, और 3 एक बार आया है तो 3 की 1 घात हो गई। इसी तरीके से यहाँ ये तो हमारा कंप्लीट हो गया, क्योंकि 2 के ऊपर 5 की घात बड़ी घात ले ली हमने, और यहाँ क्या बचा 101, तो 101 के ऊपर 1 की घात। तो इस तरीके से हमारा एलसीएम निकल के आ जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, संख्याओं 26 और 91 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हम लिखते हैं यहाँ पर दूसरा हल, संख्याएं 26 और 91। यहाँ यदि हम 26 को देखें, 26 के यदि हम अभाज्य गुणनखंड निकालें तो देखते हैं 26 में सबसे पहले किसका भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा, 2 एकम 2, 2 3 6, और 13 एक अभाज्य संख्या है जिसमें सिर्फ 13 का ही भाग जाता है, तो 13 एकम 13। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं 26 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 के ऊपर 1 की घात लगा सकते हैं और 13 के ऊपर 1 की घात, क्योंकि 2 एक बार आया हुआ है, 13 भी एक बार आया हुआ है। इसी प्रकार यदि हम 91 की बात करें तो 91 को देखते हैं हम, तो 91 में सबसे पहले हम देखें कि किसका भाग जाएगा, तो 91 में 7 का भाग जाएगा। तो 7 का भाग देते हैं हम 91 में, क्योंकि 2 का नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 7 का भाग जाएगा। तो 7 एकम 7, यहाँ पे बचेंगे 2, 7 तिया 21, 13, और 13 हमने देखा था कि 13 में 13 का ही भाग जाता है, तो 13 में 13 का जाएगा, 13 एकम 13। तो इस तरीके से 91 के अभाज्य गुणनखंड मिलेंगे 7 के ऊपर 1 की घात, क्योंकि 7 एक बार आया हुआ है और 13 भी एक बार आया हुआ है। अब हमें ज्ञात करना है इसके एचसीएफ और एलसीएम। यदि हम एचसीएफ की बात करें तो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल जो होता है एचसीएफ होता है। तो यहाँ पर उभयनिष्ठ हमें देखना है, तो उभयनिष्ठ यहाँ 13 है, यहाँ 13 है, और इसकी सबसे छोटी घात क्या है, 1 है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 13 के ऊपर 1 की घात अर्थात 13 जो होगा हमारा एचसीएफ हो जाएगा। इसी तरीके से यदि हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम जो होता है कि संख्याओं से संबद्ध अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात का गुणनफल जो होता है वो हमारा एलसीएम होता है। तो यहाँ यदि हम 2 देखें तो 2 की सबसे बड़ी घात क्या है, 1 ही है, तो 2 के ऊपर 1 की घात। यहाँ देखें हम 13 की सबसे बड़ी घात यहाँ पर देखें तो 1 ही है, तो 13 के ऊपर 1 की घात। और यहाँ यदि हम 7 देखें तो 7 की सबसे बड़ी घात 1 ही है, तो 7 के ऊपर 1 की घात। तो इस तरीके से हमारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं।